अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि 2027 के यहाँ पे मेंशन भी है कि 2027 के एग्ज़ाम में जो बच्चे अपेयर होने वाले हैं, जाहिर सी बात है अगर आप पूरी बुक करने जाओगे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की, आप बुक उठा के देखो तो आपको आइडिया होगा कि यार ये तो काफ़ी लेंदी है और पूरी याद रखना भी मुश्किल चीज़ है। तो इसलिए हम इस सीरीज़ को लेकर आए हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे अपने गेस्ट पेपर्स को, जो एमई इंग्लिश सेंटर के ऑथेंटिक गेस्ट पेपर्स हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। और उनको फॉलो करने में फ़ायदा क्या है? उनको फॉलो करने में फ़ायदा ये है कि आपको कम याद करना पड़ेगा और आपका A1 ग्रेड भी आ जाएगा। हर चैप्टर की वीडियोस चैनल पे अपलोड होती जाएगी, तो आप लोग उसको देखते जाओ। उसके साथ साथ अगर आप इनरोल होना चाहते हो एमई इंग्लिश सेंटर के ग्रुप में, तो उसकी फ़ीस है 4000 रुपीज़ और ये जस्ट वन टाइम पे है। आपको एक बार पे करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, बच्चों को पोर्टल प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे आपको नोट्स, ठीक है ना, वहाँ पे आपको गेस्ट पेपर्स, वहाँ पे आपको हर किस्म का मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हर किस्म के लेक्चर्स, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के जाइए और ख़ुद को इनरोल करवाइए और फ़ायदा उठाइए। अब मज़ीद वीडियो को लेंदी किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बजाय इसके कि आप पूरी जो बुक में पूरा चैप्टर है वो करो, उसको करने जाओगे तो ज़ाहिर सी बात है मेहनत ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और बच्चों की क्या कोशिश होती है कि हम कम से कम याद करें, क्योंकि बच्चों की क्या, हर किसी की कोशिश होती है, चाहे वो इंसान PhD कर रहा हो या कोई 1 या 2 क्लास का बच्चा हो, वो ये चाहता है कि उसको कम से कम याद करना पड़े, कम से कम टेस्ट देने पड़े, कम से कम चीज़ों को मेमोराइज़ करना पड़े। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम उन क्वेश्चंस को निकालें जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2027 में, और सिर्फ उन्हीं को आपको तैयारी करवाएं, बजाय कि हम पूरी बुक को लेके चलें। पूरी बुक में टाइम भी जाता है और फ़ायदा भी नहीं है करने का। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी बुक को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन उसको हम कवर कर रहे होते हैं अपने MD कैट E कैट के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपको पूरी बुक ही करके जानी पड़ती है। वहाँ पे हर बुक का हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी प्रिपरेशन का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बोर्ड के पेपर की बात करें तो हम बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। अब आप पूरी बुक करके बैठ जाओगे, टाइम नहीं बचता है एंड बच्चों के पास, और परेशान हो रहे होते, तो इससे बेहतर ये है कि शुरू से ही प्रिसाइज लेके चलेंगे ताकि एंड में हमें मसला ना हो। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम। ऐसी 3 प्रॉपर्टीज बतानी है बेरिलियम की जो उसको यूनिक बनाती है उसके ग्रुप 2A के अंदर। अब बेरिलियम के बारे में आप लोग जानते हो कि बेरिलियम थोड़ा अलग बिहेव करता है अपने ग्रुप के एलिमेंट से। ठीक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम है, बैरियम है, इन सबसे थोड़ा अलग बिहेव करता है। अब इसका रीज़न क्यों है, क्या है ऐसी बात? क्योंकि उसका ना साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ना एबनॉर्मल सा बिहेव करता है। अब इसके थोड़े बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है। पहली बात है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर नॉट मोर देन 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा नहीं होता। हालांकि अगर आप इसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स को देखो जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम है, अगर उनको देखो तो उनका 6 तक जाता है, मगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक ही रहता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बेसिकली कोऑर्डिनेशन हम उस नंबर को कहते हैं जो लाइगेंड से बॉन्ड बनाते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड
एज वेल एज आयनिक बॉन्ड बनाता है। बेरिलियम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है और आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, जबकि इसके ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं वो सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। तीसरी बात क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के मुकाबले में इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी होती हैं एज़ कम्पेयर टू। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हो कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के मुकाबले में, या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में। तो ये कुछ बातें हैं जो मेनली पूछी जा रही होती हैं। 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इनफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट एंड बैलेंस। तो इक्वेशंस तो भाई सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की जान है। इक्वेशन के बगैर तो कहीं पे बात होती नहीं है। कितना भी बच्चे बहुत कोशिश करते हैं इक्वेशन से बचने की कि हम इक्वेशन ना करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लें, लेकिन एट द एंड उन्हें इक्वेशंस करनी पड़ती हैं। तो बेहतर ये है कि शुरू से इक्वेशंस को अगर याद करते हुए चलोगे ना तो याद हो जाएंगी। और इक्वेशंस के बारे में मैं एक बात बता दूँ, इक्वेशंस में फुल रट्टा है। कहीं कहीं पर कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली रट्टा ही है। आप लोग तैयारी करने जब बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें रट्टा ही है सब कुछ। इक्वेशंस की बात कर रही हूँ मैं। वो लोग जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं उनको याद हो जाती हैं, उनको समझ में भी आ जाती हैं, लेकिन जो नए हैं, बिगनर्स हैं, उनको थोड़ा मसला होता है। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, छोड़ने लग जाते हैं, फिर एंड में फंस जाते हैं। तो इसलिए मेरा यही उनको एडवाइस है कि वो शुरू से ही लेके चलें। अब सबसे पहली क्वेश्चन क्या है, पीस ऑफ एल्यूमिनियम डिप्ड इन सेल्फ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एल्यूमिनियम को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो Al2SO4 बनता है, साथ में SO2 बनता है और साथ में वाटर बनता है। अब बैलेंस करने की अगर बात आती है तो यहाँ पे देखो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं, मैं जैसे इस पे स्टार बना देती हूँ। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं आप खुद से उसको बैलेंस करने अगर बैठोगे ना 10 मिनट कहीं नहीं गए। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ इन इक्वेशंस के लिए कि आप उन इक्वेशंस को ना याद ही कर लो। ठीक है, याद कर लोगे तो बेहतर हो रहेगा, बजाय इसके कि आप ना करो। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, 2 5 3 5 ऐसे याद कर लो और आप देखोगे कि ऑलरेडी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। बेस्ट तरीका यही है, मैं भी इसी तरीके से याद किया करती थी। अब आप लोग कहोगे कि मेरे सामने भी रट्टे मारे। हाँ भाई, आई थिंक हर बच्चा ही अपने दौर में रट्टे मार रहा होता है, हमने भी मारे थे। तो ऐसे करते करते भी पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है। तो 2 5 3 5 एक नंबर की तरह याद कर लो, 2 5 3 5। सेकेंड है सोडियम बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर। तो सोडियम, एयर का मतलब होता है O2 प्लस O2, तो Na2O2 बनता है। इसे कहते हैं हम सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 लगा देंगे, बस दैट्स इट। अब देखो ये आसान सी इक्वेशन थी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही दिख रहा है कि बैलेंस हो गया। उसके बाद है मैग्नीशियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम N2 का रिएक्शन करवाया, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। दोनों की वैलेंसीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। मैग्नीशियम के नीचे 3 आ जाएगा, N के नीचे 2 आ जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। ठीक है, उसके बाद है फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन विद NaOH। तो फेरिक क्लोराइड होता है हमारे पास FeCl3, साथ में NaOH से रिएक्शन हो रहा है। सिंपल सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से। तो ये यहाँ पे हो जाएगा
OH3। फेरिक का मतलब होता है कि आयरन की +3 वैलेंसी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी वो 3 ही रहेगी, OH के नीचे 3 आ जाएगा, प्लस NaCl हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे, क्योंकि Cl जो है देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद है नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विथ कैटलिस्ट, तो यहाँ पे N2 + O2, अगर कैटलिस्ट कोई यूज हो रहा है तो फिर हमारा N2O बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका अलग से नाम है लाफिंग गैस या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, दो नाम है इसके। उसके बाद रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद इथाइल एल्कोहल, के का रिएक्शन है इथाइल एल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ। ये पूरी चीज़ नेगेटिव होती है, पूरी चीज़ पॉजिटिव होती है। इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये C2H5OK हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। अब हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद है फॉस्फोरस पुट इनटू वाटर, फॉस्फोरस और पानी का रिएक्शन हो रहा है। 2 चीज़ें बनती हैं, एक बनता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और साथ में फॉस्फीन गैस बनती है, इसका नाम थोड़ा अलग है, फॉस्फीन गैस, ठीक है। बैलेंस करना पड़ेगा अगेन यहाँ पे आपका जो है वो, अच्छा ये P4 होता है हमारे पास, की वैलेंसी P4 होती है, तो यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पर 12 लगेगा। जब यहाँ पर 2 लगा लो, अच्छा एक और तरीका भी है, आप अगर एक तरफ की बैलेंस कर लोगे ना तो दूसरी तरफ आपके लिए वैसी ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बैलेंस करने का, 2 4 8 और यहाँ पे 5 लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 लगेगा, और इस तरीके से हमारी बैलेंस हो जाएगी। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। अगर हाइड्रोजन बैलेंस है तो मतलब सब कुछ बैलेंस हो गया। 12 × 24 है, 3 3 9 होता है, 3 5 15, 15 और 9 इज 24, बैलेंस है। उसके बाद है डिस्कस ग्रुप ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडाई एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ब्लॉक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडाई की। एटॉमिक रेडाई की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है इसका, ठीक है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक रेडाई जो है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल जो है ना टॉप टू बॉटम बढ़ रहे होते हैं। पहले शेल मतलब पहला पीरियड मतलब 1 शेल है, दूसरा पीरियड 2 शेल है, तीसरा पीरियड 3 शेल है, चौथा पीरियड 4 शेल है। तो पीरियड बढ़ रहे यूं तो नंबर ऑफ शेल्स ही बढ़ रही हूँ नीचे आते आते, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडाई बढ़ रहा है। अब देखिए जैसे कि ये एक शेल है, दूसरा बढ़ गया और साइज बढ़ गया, फिर एक और शेल आएगा और साइज बढ़ गया। और डिक्रीज क्यों होता है? लेफ्ट टू राइट शेल उतना ही है लेकिन न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है तो
ये शेल्स को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है। श्रिंक जब होता है तो साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, उल्टा है इसका, टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है। सही है, तो ये दो काम हो रहे होते हैं। अब टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि देखो टॉप टू बॉटम मैंने कहा नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी एटम की सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। अब जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन? कोई पॉजिटिव चीज ही नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करती है, तो हमारे बीच में न्यूक्लियस ही खींच रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस है, एक शेल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अट्रैक्ट आसानी से करेगा। तो इसीलिए शेल्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर दूर जा रहे हैं, दूर बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, वो दूर हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, शेल्स उतने ही है, क्योंकि हम यू मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो पीरियड एक ही है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। शेल्स उतने ही है लेकिन न्यूक्लियस बढ़ रहा है, इसीलिए। तो ये हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए। अब इसको मैं रब करके नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखती हूँ और फिर यहीं कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डिस्क्राइब द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहले तो डायगोनल रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो पीरियड टेबल होता है उसमें आपको ग्रुप्स कुछ यूँ दिखते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 1A है, ये 2A और ये 3A और फिर 4A। अब इसमें ये कोई एलिमेंट है, ये 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 है। अब इसका इसके साथ जो रिलेशन बन रहा है, इसका इसके साथ जो रिलेशन बन रहा है, इसका इसके साथ जो रिलेशन बन रहा है डायगोनल, और इनके आपस में जो प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं, डायगोनल है आपस में और प्रॉपर्टी सेम आ रही है, वो जिस कहलाती है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप वाली बात तो पूरी हो गई कि डायगोनल क्यों कह रहे हैं कि वो डायगोनल एक दूसरे से, उनका जो रिलेशन है डायगोनल है और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी है जो मैच कर रही हैं, इसलिए इनको डायगोनल रिलेशनशिप कहा जा रहा है। अब इन तीनों के डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें, सबसे पहले लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो ये नाइट्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये नाइट्राइड्स बनाते हैं। उसके अलावा इनके स्मॉल आयोनिक साइजेस होते हैं। ठीक है, स्मॉल आयोनिक साइजेस होते हैं और उसके अलावा सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, सॉल्युबिलिटी इन हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं ये। दूसरे पर आते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम पे, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और उसके अलावा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए, उसके अलावा कोवलेंट हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, या सिंपल ये लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तीसरे पर आते हैं बेरिलियम बोरॉन और सिलिकॉन, तो ये दोनों सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है,
उसके अलावा दोनों के दोनों में जो है वो कोवलेंट नेटवर्क्स बनाते हैं ये। ठीक है, तो तीनों के अंदर ये सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड्स बनाते हैं। ये दोनों के स्मॉल आयनिक साइजेस होते हैं। दोनों सॉलिबिलिटी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर्स है दोनों, और साथ ही साथ दोनों कोवलेंट नेटवर्क्स बनाते हैं। उसके बाद है व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो थोड़ी सी यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, उसके अलावा ये है क्या, एक एमॉर्फस पाउडर है। ठीक है, विथ स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की स्मेल के साथ। तो ये तो ब्लीचिंग पाउडर की डेफिनेशन में आ गया कि इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ये एक पाउडर है जिसके अंदर क्लोरीन जैसी स्मेल आती है। ठीक है, उसके अलावा हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एक्सप्लेन विद डायग्राम। इसकी अगर बात करें तो ये हेजन क्लेवर प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। अब डायग्राम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसमें होता क्या है कि कुछ इस तरीके के सिलेंडर्स होते हैं, आपस में घूम रहे होते हैं, ये ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे होते हैं। यहाँ ऊपर से हम CaOH2 सिलेक्ट लाइन को ऐड करते हैं, और यहाँ नीचे वाली साइड से क्लोरीन को ऐड किया जाता है, और फिर फाइनली हमें यहाँ से हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। तो ऊपर से हम डालते हैं अपने पाउडर फॉर्म में CaOH2 को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, वो घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, साथ में यहाँ से क्लोरीन गैस को नीचे से ऐड किया जाता है। क्योंकि क्लोरीन गैस है तो वो फैल जाती है पूरे सारे चैम्बर्स में, ये गोल गोल घूम रहे होते हैं, तो मिक्स होते होते रिएक्शन होते होते एंड में यहाँ से हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। अगर इसकी इक्वेशन की बात की जाए तो CaOH2 का रिएक्शन जो है वो करवाया जाता है क्लोरीन गैस के साथ, तो हमें CaOCl2 और साथ में वाटर मिलता है। ठीक है, ये इसकी प्रिपरेशन की इक्वेशन है। ठीक है, हेजन क्लेवर प्रोसेस के थ्रू मिलता है, इन चैम्बर्स के थ्रू क्रॉस होके पूरा प्रोसेस है इसका, और इस इक्वेशन के थ्रू। उसके अलावा लिखा हुआ है कि इसकी रिएक्शन दो H2O और HCl के साथ। H2O के साथ इसको उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विथ H2O, इसको उल्टा कर दो इसी रिएक्शन को, CaOCl2 H2O, और हमारे पास CaOH2 प्लस Cl2 ये मिल गया। उसके अलावा दूसरा रिएक्शन बोला गया है HCl के साथ करवाओ, रिएक्शन विथ HCl। तो CaOCl2 का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आता है, साथ में क्लोरीन गैस मिलती है और साथ में वाटर मिलता है। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, बाकी तो सारी चीज़ें बैलेंस हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है,
ऑल्सो गिव इट्स प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। उसके अलावा इसकी स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन जैसी होती है, स्मेल लाइक क्लोरीन, क्लोरीन जैसी स्मेल होती है। उसके अलावा क्लीनिंग पर्पस में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ग्रुप ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 1A 2A 3A। तीनों, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ ना 1A 2A 3A में सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही आंसर इसके लिए है। आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले ये होती क्या है, एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल। लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाए किसी भी एटम के, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके ट्रेंड की अगर बात की जाए तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। सही है, रीजन वही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों हो रही है। ये देखो, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसको निकालना है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये न्यूक्लियस इसको खींच के रखा हुआ है, तो मुझे इसको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब यही मैं आखिरी शेल ले जाऊं बहुत दूर, कोई तीसरा चौथा शेल है, अब ये दूर हो गया सर इससे, तो मुझे अब इसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसलिए टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। क्यों, टॉप टू बॉटम जैसे आ रहे हैं ना, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियस से आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। उल्टा कर लो, लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जा रहा है और शेल का साइज उतना ही है, शेल उतने ही हैं पीरियड के अंदर सेम, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जा रही है, वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींच रहा है, लेकिन शेल उतने के उतने ही है, तो इसीलिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही बात इस क्वेश्चन में भी वही अप्लाई होती है, सेम वही आंसर है। तो अब यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ये, उसके बाद बस एक लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हमने एक लास्ट इक्वेशन की थी एल्यूमिनियम वाली, KAl + H2SO4 का रिएक्शन करवाया था और Al2SO4 3 और SO2 + H2O, ये हमारी इक्वेशन थी। तो इसकी बैलेंसिंग में थोड़ा सा इशू आ गया था, उसमें मैंने 2 5 और 3 5 लिखवाया था। इसको थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे 2 6 और 3 6 लगेगा। यहाँ दोनों जगह मैंने 5 लिख दिया था, तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 लगेगा, बाकी इक्वेशन ठीक थी। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में ना ये दोनों साथ आए थे, लेकिन ये जो लाइगेंड वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का है, चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, तो ये हम इसमें नहीं, चैप्टर नंबर 2 में करेंगे, जब उसकी वीडियो आएगी ना उसमें मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूँगी
इसमें हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन है बस। एक्सप्लेन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। ऑटो ऑक्सीडाइजिंग को हम डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लोरीन के ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन का रिएक्शन हम करवा रहे होते हैं H2O के साथ, तो यहाँ पे बन रहा होता है HCl और HOCl। अब यहाँ पे अगर देखें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। जब क्लोरीन यहाँ से यहाँ गया तो H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव 1, तो यहाँ पे 0 से -1 पे क्या तो रिड्यूस हुआ। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 है, 0 से यहाँ जा रहा है। हाइड्रोजन का होता है +1, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, क्लोरीन का मुझे निकालना है =0, -1 +1 -1 प्लस क्लोरीन =0, ये -1 उधर जाएगा तो क्लोरीन का हमारे पास +1 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये रिएक्शन बेसिकली सिवियर रिएक्शन है जो कहलाता है क्लोरीन का ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्लोरीन खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, खुद ही रिड्यूस भी हो रहा है। ये एज अ खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रहा है और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, शो इक्वेशन दैट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में इन्वॉल्व 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। सल्फर की सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में और SO2 बन जाता है। पहले रिएक्शन में बस हम इतना करते हैं। अब इसके साथ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जैसे कि सिलिका, आर्सेनिक एटसेट्रा। उसके लिए क्या होता है, साथ में मैं डायग्राम शेयर कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेती हूँ। पहले हमारे पास होता है पाइराइट बर्नर, इसमें हमने ये वाला रिएक्शन करवाया, ठीक है। क्योंकि सल्फर जो है ना वो अपने ओर से आता है, ज़मीन से निकलता है, तो सल्फर के अंदर ना थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जब हम SO2 बनाते हैं ना तो उस SO2 के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ आती है, जैसे मिट्टी वगैरह, डस्ट हो गई, आर्सेनिक, ज़मीन के दूसरे मिनरल्स होते हैं, वो सब होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डस्ट फिल्टर चैम्बर में लेके जाते हैं। दूसरा चैम्बर है डस्ट फिल्टर चैम्बर, वहाँ पे डस्ट को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है तो फिर हम वॉशिंग टावर में लेके जाते हैं, वहाँ पे उसको SO2 को वॉश करवाते हैं। वॉश करने के बाद वो गीली हो जाती है तो फिर ड्राइंग टावर में लेके जाते हैं, उसके बराबर वाला टावर है, ठीक है, उसमें जाके उसको ड्राई करते हैं। और फिर उसके बाद आता है मेन हमारा चैम्बर, जिसके अंदर हम लोग इसको बर्न करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि स्टेप नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3। अब इसके अंदर क्या होता है, SO2 अब हमारी साफ हो चुकी है, ठीक है, ड्राई होकर आ चुकी है। अब इस चैम्बर के अंदर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ। ये रिएक्शन थोड़ा सा खतरनाक होता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
1 से 2 atm इसका प्रेशर होता है और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगता है और यहाँ पे 2 लगता है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही होती है -45 कैलोरीज। काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ख़तरनाक से रिएक्शन होता है, तो उसको प्रिकॉशंस के साथ इसको करवाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो गई तो उनका सिस्टम, जो कि ये मशीनों में हो रहे होते हैं रिएक्शन फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो उनकी मशीनें जल सकती हैं, इसलिए देख के संभल के करवाया जाता है। फिर स्टेप नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन टावर। अगर आप डायग्राम में देखो तो है एब्जॉर्प्शन टावर। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O इंटू SO3। इसके अंदर क्या होता है, SO3 के अंदर हम H2SO4 को ऐड करवाते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे सवाल करते हैं कि मिस अगर हमें H2SO4 बनाना है तो हम H2SO4 को क्यों ऐड करवा रहे हैं। अब इसका रीज़न मैं एंड में दूंगी कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो हमारे पास H2O7 बन जाता है, इसको कहते हैं हम ओलियम। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये ओलियम है। ओलियम या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है, लास्ट स्टेप है। उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O इंटू ओलियम। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए ओलियम के अंदर वाटर की एडिशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, H2SO7 के अंदर हम वाटर को ऐड करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें H2SO4, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा, ओलियम क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। मतलब ये इतना ज़्यादा गर्म और इतना ज़्यादा खतरनाक वाला कंसनट्रेटेड वाला सल्फ्यूरिक एसिड होता है कि इसके अंदर से फ्यूम्स निकल रहे होते हैं। फ्यूम्स का मतलब क्या होता है, बुलबुले। जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना कि लैब वगैरह में दिखा रहे होते हैं कि बुलबुले निकल रहे हैं, इतना खतरनाक तेज़ाब है, ये वो वाला तेज़ाब बनता है। इतना ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमें 2 H2SO4 मिलते हैं। अब देखो हमने इस्तेमाल कितना किया था, 1 किया था, लेकिन हमें मिल कितना गया H2SO4, उसके मुकाबले में डबल मिल गया। इसीलिए हम यहाँ पे H2SO4 को यूज़ करते हैं। अगर 10 H2SO4 यूज़ करें तो 20 मिल रहे हैं, फ़ायदा तो हो रहा है ना कंपनी को, इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो फाइनली लास्ट चैम्बर में ऊपर से वाटर को स्प्रे किया जाता है ओलियम के अंदर और हमें H2SO4 मिल जाता है। डायग्राम में सब कुछ ईजिली विजिबल होगा आप लोगों को। इसी के साथ हमारा ये लॉन्ग आधा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बस एक चीज़ और रह गई है कि शो इक्वेशन दैट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहले बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जिस चीज़ का रिएक्शन करवाएंगे उसके साथ ऑक्सीजन लगवा देगा। जैसे कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन की अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने अभी करेक्शन करवाई थी। तो एल्यूमिनियम का H2SO4 की रिएक्शन करवाते तो Al2SO4 3, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, उसके अलावा SO2 प्लस H2O बैलेंस करने के लिए 2 6 और 3 6 इसमें करेक्शन कर लिएगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दोबारा से करेक्शन कर लिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि कार्बन का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया तो CO2 बन जाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गई। SO2 और H2O तो ऐसे ही रहेगा। बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं कि क्या बैलेंस की ज़रूरत है। H2 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा।
यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, सल्फर 2 है और 2 4 8, तो 2 2 4, 2 6 और 8 बैलेंस हो गई। ये तो ऑक्सीडाइजिंग था। अब रिड्यूसिंग एजेंट पर आते हैं, नहीं सॉरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करता है, तो C6H12O6 है हमारे पास, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है, H2SO4 को एज अ हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो ये कार्बन में से, इसमें से कार्बन को अलग कर देगा और वाटर को अलग कर देगा। बैलेंस के लिए यहाँ पे 6 लगेगा और यहाँ पे 6 लगेगा। तो एज ए डिहाइड्रेटिंग है, डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है, वाटर को रिमूव कर देना। तो ये क्या करेगा, पानी को इसमें से निकाल देगा, जिसकी वजह से कार्बन अलग अलग रह जाएगा और वाटर अलग रह जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली यूज होता है। अब ये डिहाइड्रेटिंग वाली प्रॉपर्टी तो उसकी इतनी ज़्यादा कॉमन है ना कि आप अगर आगे जाओगे ना तो आप देखोगे कि हर जगह डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग ये यूज़ हो रहा है। कुछ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऐसी चीज़ें जो शुरू में याद हो जाती हैं, जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कहीं पे भी बोला जाए कि डिहाइड्रेटिंग करवाओ, H2SO4 को ऐड करवा दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, कास्नर केल्नर प्रोसेस, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम कहते हैं NaOH को, ठीक है। NaOH बनाए बाय कास्नर केल्नर प्रोसेस विद लेबल डायग्राम के साथ, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहले तो अगर बात की जाए कास्नर केल्नर सेल की, तो उसमें हमारे पास होते हैं 2 चैम्बर्स। एक होता है ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। एक होता है हमारे पास ऊपर चैम्बर, ठीक है। इसमें होते हैं हमारे पास टाइटेनियम ब्लॉक्स, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ से हम ऐड करवाते हैं NaCl का सॉल्यूशन, यानी कि पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ, और यहाँ से यूज हुआ हुआ NaCl सॉल्यूशन बाहर आ रहा होता है, NaCl यूज्ड। यहाँ से हमारी क्लोरीन गैस निकल रही होती है। अब ये जो बॉक्स है ना, ये कनेक्ट होता है एक पंप के थ्रू, ठीक है। यहाँ से पूरा कनेक्ट हुआ वो होता है। यहाँ पे हमारे पास होता है एक और बॉक्स जिसको कहा जाता है डिन्यूडर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ग्रेफाइट के ब्लॉक्स होते हैं और ये अगेन कनेक्ट हो रहा है इस पंप के साथ। अब यहाँ पे से हमें NaOH मिल रहा होता है, साथ ही साथ इधर से H2 गैस रिलीज हो रही होती है। यहाँ हमारे पास ये है पंप, ठीक है, और यहाँ पे पूरा फ्लो हो रहा होता है मरकरी का, Hg फ्लो कर रही होती है। टाइटेनियम ब्लॉक्स हमारे पास बिहेव कर रहे होते हैं एज एन एनोड, और मरकरी जो यहाँ पे फ्लो कर रही है वो बिहेव कर रही होती है एज अ कैथोड। अब होता क्या है इसका, पहले पूरी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को समझ आ गई कि एक ऊपर वाला चैम्बर है, एक डिन्यूडर है और एक पंप है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और
टाइटेनियम, ऊपर वाले जो चैम्बर है उसके अंदर टाइटेनियम ब्लॉक्स हैं। डिन्यूडर क्या है? डिन्यूडर, डिन्यूडर के अंदर ग्रेफाइट ब्लॉक है, ग्रेफाइट ब्लॉक, ठीक है, ग्रेफाइट ब्लॉक है। और नीचे एक पंप लगा हुआ है। पंप का काम क्या है? मरकरी को फ्लो करवाना पूरे सेल के अंदर। ऊपर टाइटेनियम ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब NaCl का सॉल्यूशन डाला जाता है ना, तो NaCl के सॉल्यूशन जब यहाँ पर आता है उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होता है? आयनाइजेशन हो जाती है। क्या होता है? आयनाइजेशन हो जाती है। आयनाइजेशन हो जाती है। आयनाइजेशन में क्या होता है कि NaCl में से Na पॉजिटिव में टूट जाता है और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। अब ये काम हो गया यहाँ पे आयनाइजेशन में। बिजली पास करी, यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन था, उसके अंदर क्या हुआ? Na पॉजिटिव में टूट गया, Cl नेगेटिव में टूट गया। क्योंकि Cl नेगेटिव है तो वो एनोड की तरफ जाएगा, टाइटेनियम ब्लॉक्स की तरफ, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे जाके क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, क्लोरीन गैस बन के ऊपर से निकल जाएगा। बचा सोडियम Na पॉजिटिव, वो क्या करेगा? क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव चीज की तरफ आएगा, कैथोड की तरफ। वो भागते भागते मरकरी की तरफ आएगा और मरकरी के पास आके रिडक्शन कर लेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? आयनाइजेशन के बाद हमारे पास एनोड पे क्या हो रहा है? Cl नेगेटिव था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनोड पे टाइटेनियम पे, और गैस बन के निकल जाएगा। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे हमारा जो Na था, Na पॉजिटिव, वो आके एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। क्लोरीन क्या करेगा? अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और Cl2 गैस बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। उसके बाद कैथोड पे ही क्या हो रहा है कि सोडियम जो है ना वो मरकरी के साथ मिक्स हो जाएगा। Na में कन्वर्ट होते ही सोडियम मरकरी के साथ मिक्स हो जाएगा और बना लेगा सोडियम एमलगम। सोडियम एमलगम बना लेगा। उसके बाद क्या होगा? क्लोरीन का किस्सा तो खत्म हो गया, वो गैस बन के निकल गई। अब यहाँ पे सोडियम हमारे पास एमलगम की फॉर्म में। अब ये फ्लो करता 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 जाएगा डिन्यूडर के पास। डिन्यूडर में जाएगा। अब डिन्यूडर में क्या हो रहा है? 2 काम होंगे। पहली चीज क्या? डिन्यूडर में हमारे वाटर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास H2O भी होता है। डिन्यूडर में पानी के अंदर ग्रेफाइट ब्लॉक्स डिप हुए हुए होते हैं। सबसे पहले तो ग्रेफाइट ब्लॉक का काम क्या है कि वो एमलगम में से सोडियम को अलग करेगा और मरकरी को अलग करेगा, ठीक है। एमलगम में से सोडियम को अलग करेगा और मरकरी को अलग करेगा। अब इस सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवा देगा। सोडियम रिएक्शन कर लेगा वाटर के साथ और बना लेगा NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 2 4 और 2 और 2 4, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी।
और हमें फाइनली मिल जाएगा कास्टिक सोडा। ठीक है, तो डिन्यूडर से बन के रेडी होके हाइड्रोजन गैस ऊपर से लिबरेट हो जाएगी और NaOH हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस में यही काम हो रहा होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी साइड में। अब डिन्यूडर के बाद काम तो सारा कंप्लीट हो गया, हमारा लेबल डायग्राम का हमने समझ लिया। अब इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें, तो इसके हमारे पास 2 एडवांटेजेस हैं। एक क्या कि चीप है, हमें सिर्फ NaCl लेना पड़ रहा है, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। नमक तो बहुत सस्ता होता है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि क्लोरीन एंड NaOH डू नॉट मिक्स। कैसे मिक्स नहीं हो रही? क्योंकि क्लोरीन हमें अलग मिल रही है, H2O हमें अलग मिल रहा है, NaOH हमें अलग मिल रहा है। तो तीनों चीजें हमें अलग अलग मिल रही है, इसकी वजह से वो मिक्स नहीं हो रही। और अगर मिक्स नहीं हो रही तो इससे भी हमें फायदा ही है। अगर मिक्स हो जाएंगे तो हमारा कोई और ही रिएक्शन होगी, कुछ और ही बन जाएगा। तो 2 हैं इसके फायदे। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज हमारा है मरकरी, सिर्फ एक मरकरी हमारा डिसएडवांटेज है। मरकरी इज टॉक्सिक, मरकरी जहरीली होती है। अगर गलती से किसी इंसान ने इसको इनहेल कर लिया है, उसकी बॉडी में चली गई, तो उसकी डायरेक्टली डेथ ही होगी, क्योंकि मरकरी हमारे ब्लड में जाके ब्लड कैंसर कर देती है। तो एक यही बस एक इसका खतरनाक बात है कि इसके अंदर मरकरी यूज हो रही है। मरकरी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट के लिए भी, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी। बाकी इसका कोई और डिसएडवांटेज ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चैप्टर और सारी चीज़ें समझ आई होंगी। यही क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, आई होप। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।